हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। इसके लेखक कमलेश्वर हैं। यह कहानी लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में लिखी है। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर आधारित केंद्रित करते हुए लेखक ने बताया है कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोग कैसे मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। लेखक ने इस प्रकार के लोगों की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। इस पाठ में कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का एक सफल पत्रकार का रूप भी देखा जा सकता है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब आज़ादी के बाद पहली बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा होती रहती थी और लंदन के अखबारों से भी खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए वहाँ कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी अलग परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका सेक्रेटरी उनके आने से पहले ही इस महाद्वीप का दौरा करने वाला था कि सब तैयारियां मुकम्मल हैं कि नहीं। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी के साथ आने के लिए फोटोग्राफर तैयार हो रहे थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। ऐसी ऐसी खबरें हिंदुस्तानी अखबारों में छप रही थी। आगे लेखक कहते हैं कि रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। लेखक ने यहाँ पर यह व्यंग किया है कि सरकारी तंत्र की भारतीय लोगों की मानसिकता कैसी हो गई थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, चारों ओर बड़ा शोर शराबा था। संग इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम हवाई अड्डा जिसका नाम अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। यानी उनके स्वागत के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। और कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी अब दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। बेसाख्ता यानी स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोगों के मुंह से यह निकल गया जो सरकारी तंत्र था। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। लेखक आगे कहते हैं कि और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, सड़कें साफ हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। वो सड़कें जो बहुत दिनों से धूल मिट्टी से सनी हुई थी, गड्ढे थे, वो सब साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों का मतलब है कोमल अंगों वाली स्त्री जैसे श्रृंगार करती है, इसी तरह नई दिल्ली की इमारतों को भी रंग रोगन कर दिया गया, साफ कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। आगे लेखक कहते हैं कि एक मुश्किल अभी भी थी, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ एक नाक ही नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है।
इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था। कुछ नेताओं ने तो भाषण भी दिए थे और बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने तक रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में। कुछ लोग तो इस बात के पक्ष में थे कि नाक रहने दी जाए और कुछ नाक को हटाने के पक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। आगे लेखक कहते हैं कि यह आंदोलन चल ही रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी मूर्तियां थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा था, यानी कहीं कहीं तो जो शाही मूर्तियां थी उनकी नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध तक हुआ। और उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति लगी हुई थी, उसकी नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। सरकारी लोग थे, सरकारी जो तंत्र था, उनकी परेशानी बढ़ गई कि रानी हिंदुस्तान आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है उसकी नाक ही ना हो। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों मतलब जो भलाई चाहने वाले थे, सरकारी तंत्र था, ऑफिसर थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि अब क्या किया जाए। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, यानी उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए, सोच विचार किया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ही ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, यानी कि मूर्तिकार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। उन सब में से उसे मूर्तिकार को एक आवाज़ आई कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। आगे लेखक लिखते हैं कि सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वह जैसे वे ये एक दूसरे से कह रहे हों कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही इसे बताओ। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया। एक क्लर्क को उन्होंने फ़ोन किया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग की जो फाइलें थी उन्हें देखा गया, पर उनमें कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए, डरते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी फाइलों में कुछ नहीं मिला है और ये बात नहीं पता चली है कि जॉर्ज पंचम की जो लाट थी, मूर्ति थी, उसके पत्थर कहाँ से लाया गया है। हुक्कामों के चेहरों पर फिर उदासी के बादल छा गए। वे उदास हो गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना ही चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार यानी किसी कार्य के करने की पूरी जिम्मेदारी। उन्हें यह जिम्मेदारी यानी कार्यभार सौंप दिया गया उस कमेटी को कि इस
जो जॉर्ज पंचम की लाट है उसकी नाक लगनी चाहिए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों के की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत बस खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये सब सभापति ने बड़े गर्व से कहा। यह छोटा सा भाषण फौरन ही अखबारों में छप गया। फिर मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश निराश लौट आया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, निराशा थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में। बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है? सभापति ने यह तैश में आकर कहा कि जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्या चीज़ है, यह क्यों नहीं मिला? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें, यानी मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सब ने फिर एक बार सबकी तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने भी धीमे से कहा, लेकिन यह काम बड़ी होशियारी से करना चाहिए, बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, सबकी नाप ली और फिर गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और उनकी नाकों का भी नाप लिया और फिर बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और फिर बिहार की तरफ चला। मूर्तिकार बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में वह मद्रास भी पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। मूर्तिकार ने उन्हें भी देखा। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल फिर बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक इस नाक से सब बड़ी निकली। जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो इन सब की नाकों से छोटी है। यह सुनकर सब फिर हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने फिर ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठते हैं। अब बताइए मैं ये क्या करूं? मूर्तिकार परेशान होकर बोला। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। यानी दिल्ली में रानी एलिजाबेथ के आने की सब तैयारियां पूरी हो गई थी, सिर्फ एक नाक ही नहीं थी। लेखक आगे कहते हैं कि बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।
यानी हार मानने वाला कलाकार बिल्कुल नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। नहीं, जो देश की 40 करोड़ आबादी है उसमें से ही किसी एक जिंदा आदमी की नाक काट कर मूर्ति को लगा दी जाए, ऐसा मूर्तिकार ने मशवरा दिया। इस बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद फिर सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया मतलब चौंक उठा, भौचक्का रह गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मूर्तिकार की यह बात सुनकर सब आपस में कानाफूसी करने लगे और थोड़ी देर की सलाह मशवरे के बाद मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। सिर्फ इतनी बात अखबारों में छापी गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को बिल्कुल नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन अब नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह मदद उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। फिर वह दिन भी आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। आगे लेखक लिखते हैं कि लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन मान सम्मान नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी एक बुत के लिए। यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।